नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज अलग तरीके से नमस्कार किया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 26 जुलाई को ही आपका पेपर है। कई सारे बच्चे 25 जुलाई तक इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 26 जुलाई को ही आपका पेपर है। बीपीएससी पूरे तैयारी में है। ये कल नोटिस एक वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया है कि 26 जुलाई को राज्य में सभी 38 ज़िलों में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर के कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित किया गया था। तो 26 जुलाई को लेकर के फुल फ्लेज में तैयारी हो रही है। आपका एग्ज़ामिनेशन उसी तिथि को होगा, ये चीज़ कंफर्म हो गया। सामने दीवार पर लिख दीजिए 26 जुलाई। ठीक है। क्या हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट के 1 मंथ बहुत ही क्रूशियल होते हैं गुरु, बहुत क्रूशियल होता है। जितना पूरा साल क्रूशियल होता है, क्या उससे ज़्यादा होता है क्या? पूरे साल भर अगर मेहनत नहीं किया होगा तो इस एक महीने में आप कोई पीपल का पेड़ तो नहीं उगा लेंगे। हाँ, बहुत क्रूशियल होता है वो तब जब आपने पूरे साल मेहनत किया है। तो इसी को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के 1 मंथ में किन विशेष चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा जिस पर थोड़ा सा अधिक जोर दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम में होता क्या है, सारा कुछ करके जाने से बेहतर होता है कि जो आप करके गए हैं जितना, उतने को और बेहतर तरीके से करके वहाँ पर जाएं। और अगर उस फील्ड से सवाल आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रीलिम का तात्पर्य यही होता है। बाकी प्रीलिम में बहुत सारे ट्रिक्स भी अपनाए जाते हैं गुरु, जैसे एलिमिनेशन। सवाल नहीं आ रहा है तो उसे कैसे हल करें, तुक्का नहीं। बहुत ही स्मार्ट गेस होता है। जो टॉप करते हैं एग्जामिनेशन में वो भी यही सब चीज़ करते हैं। इसलिए प्रीलिम जो होता है केवल नॉलेज का नहीं, बल्कि आपके पेशेंस का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी टेस्ट होता है। तभी तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट से इतने सारे सवाल दिए जाते हल करने के लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही तो खेल होता है कि आप कितना जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। तुरंत सवाल बदलता है, तुरंत सब्जेक्ट बदल रहे होते हैं। सबसे पहले देखिए पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा आपको, बस देखिएगा। छोटा सा ही वीडियो होगा। मुझे पता है आप सभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है अभी, ठीक है, और कभी भी अपने चैनल पर समय बर्बाद करने वाला वीडियो नहीं आता है। पिछले साल कट ऑफ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा रहे कि पिछले साल जैसा अगर पेपर आता है, जो कि एक स्टैंडर्ड पेपर था, अच्छा पेपर बनाया था बीपीएससी ने, बहुत ही सुंदर पेपर था, तो कट ऑफ किस रेंज तक जा सकता है। उससे पेपर थोड़ा सा टफ हो, थोड़ा सा कम टफ हो। कट ऑफ जो रहता है आपको मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन में आपको अटेम्प्ट करने में सही रहेगा वो 60% के ऑन पॉन में रहता है। मैं जनरल बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 ही लोग मारे जाते हैं, एक होते हैं जनरल बॉयज़ के और एक अपने आ जाते हैं कौन, तो ओबीसी मेल वाले। ठीक है, इन दोनों कट ऑफ जो होता है हमेशा ही सबसे हाई रहता है। इन दोनों कट ऑफ सबसे हाई रहता है। फिर आ जाता है ईडब्ल्यूएस और उसके अलावा ईबीसी मेल। तो लड़कों के साथ तो देख ही लो देश में भी क्या सब हो रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बिहार की जो महिलाएं हैं उनको तो रिजर्वेशन भी बिहार में सरकार ने दिया हुआ है। तो इन जो कट ऑफ है इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अप्रॉक्स 60%, जैसे 150 है तो 15 छक्के 90 मार्क्स के आसपास में अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो सेफ़ होता है, सेफ़ होता है। अब 67 जैसा पेपर आ जाए जिसमें 113 कट ऑफ चला जाए, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो गया। नहीं तो सेफ़ होता है 90 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो। ठीक है, 90 ये याद रखना है, यही वो है जिसे अचीव करना है। अगर इसके प्लस में आप जा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर इसके आसपास में आपका मार्क्स रह रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, आप सेफ़ हैं, 100% सेफ़ होते हैं आप। बाकी सभी भी अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी का कट ऑफ भी अलग अलग होता है। सभी के हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब प्रीलिम के लिए आपने पढ़ा होगा, अभी तक सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, टेस्ट लगाया होगा, प्रीलिम प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने, एमसीक्यू लगा रहे हैं, घटना चक्र, लूसेंट, प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज सब घोल के पी गए। लेकिन लास्ट के 1 महीने में क्या करना होता है, थोड़ा सा सीरियसली अब समझेंगे।
कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं, कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ से सवाल की 100% गारंटी होती है। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे कि एग्ज़ामिनेशन का 2 घंटा बचा हुआ है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। केंद्र और राज्य दोनों का गारंटेड है कि 5 से 6 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर स्टैंडर्ड पेपर बना है तो गारंटेड होगा। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रायोरिटीज़ डिसाइड करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख लेंगे, जिस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना है ड्यूरिंग रिवीजन। पहली बार अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो ही, पहली बार पढ़ने वाले तो एग्ज़ाम देंगे नहीं। रिवीजन करते समय इन विशेष टॉपिक पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। हिस्ट्री में जो सवाल आने का पैटर्न है गुरु, 30 सवाल के आसपास तो आते ही आते हैं, इससे कम तो नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। 30 के आस पड़ोस में ही रहते हैं सवालों की संख्या, जिसमें एंशिएंट एंड मिडिवल से 15 सवाल रहते हैं। अब ज़रा नोट कीजिएगा जो चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। एंशिएंट में जो आपको पढ़ना है, हड़प्पा पीरियड को बेहतर तरीके से पढ़ना है। क्या पढ़ना होता है हड़प्पा में? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्था थी क्या? नहीं थी, हम अनुमान लगाते हैं एक कोई सरदार रहता होगा इस तरह का। सामाजिक व्यवस्थाएं कितनी थी, क्या हमें साक्ष्य मिले हैं, कौन सी नदी है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। उसके अलावा और क्या पढ़ना होता है, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, और कुछ मॉडर्न चीज़ें जैसे समाधान कितने प्रकार के हैं, एडवर्टाइजमेंट की पत्रिका कहाँ से मिली है, राखी गढ़ी क्यों चर्चा में रहता है। तो ये सब जो थोड़ी थोड़ी की चीज़ें हैं इसको आपको पढ़ना पड़ता था। हड़प्पा पहला टॉपिक हो गया। वैदिक, उत्तर वैदिक, बुद्ध, जैन हो गए आपके, जिनसे सवाल आते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बिहार स्पेशल तो अलग पढ़ना नहीं है। जो एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है उसे अगर आप पढ़ते हैं तो बिहार स्पेशल भी आपका तैयार हो जाता है। तो हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, उसके बाद से पढ़ना है आपको मगध पढ़ना है। मगध के बाद से गुप्त पढ़ेंगे। गुप्त के बाद हर्षवर्धन और थानेश्वर इत्यादि कन्नौज का जो इलाका है। और उसके बाद से हाल के दिनों में जैसे AEDO एग्जामिनेशन में इन्होंने क्या किया, हर्ष के बाद का जो राजपूत काल है उससे भी इन्होंने सवाल पूछा है, जहाँ पर प्री मिडिवल एरा है और एंशिएंट एंड हो रहा होता है। तो उस बीच के जो राजपूत के वंश हैं उसे छोड़िएगा मत। उसमें क्या पढ़ना है? कुछ भी खास नहीं। राजपूत में कौन कौन से वंश हुए हैं, कौन कौन से वंश के कब से कब तक कार्यकाल चला है, बस मैं MCQ करवाया है मैंने अचीवर ग्रुप वगैरह में, और अभी और भी मैं हो सकेगा तो मैं करवाऊंगा। इसी हिस्से का मैं केवल करवाऊंगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। मिडिवल में क्या पढ़ना है? मिडिवल में सबसे कम पढ़ना होता है और सबसे बेहतरीन हिस्सा है ये। 2 ही चीज़ है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल। एक छोटा सा और टॉपिक है विजयनगर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है? कार्यकाल सबके कौन से कब आए हैं, पदों के नाम, किसने कौन सा इनिशिएटिव लिया, सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की, तो दागबन हुलिया प्रथा की शुरुआत खिलजी ने की। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, बाजार नियंत्रण खिलजी ने शुरू किया, तो बाजार नियंत्रण था क्या, है ना। दहसाला प्रणाली अकबर ने शुरू किया, तो दहसाला प्रणाली क्या थी। इसके अलावा जैसे मनसबदारी प्रथा है, जागीरदारी प्रथा है। तो ये सब छोटी छोटी, यानी कि क्या मैं कह रहा हूँ आपको, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये जो हिस्सा है इसको आपको पढ़ना होता है। ठीक है, टाइम पीरियड पढ़ना होता है। टाइम पीरियड तो 2 मिनट में तैयार कर लेंगे, इससे ये रहा, इसके बाद ये रहा, इसके बाद ये रहा, कोई ट्रिक बनाया याद हो जाएगा। सोशल अर्थात सामाजिक स्थिति क्या थी, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, ये टैक्स वगैरह सब जितने बताए हैं, दहसाला वहसाला, ये सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद से क्या पढ़ना होता है, पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल रूप से क्या क्या चीज़ें होती। कल्चर में क्या आता है भाई, पेंटिंग हो गया, कौन कब राजा बना है, उसके समय में क्या कल्चरल सुधार किए गए हैं, 2-4 लेखक हैं जिन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, ये है। कहाँ से करें? लास्ट टाइम में तो ये नहीं कि NCERT खोल के पढ़ लो, नहीं। एंशिएंट और मिडिवल के लिए UPSC PYQ करिए, और उसके साथ में घटना चक्र जो PYQ है उसे बेहतरीन तरीके से करिए, या दृष्टि प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने रिकमेंड किया था उसके अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा। इससे 3 में से कोई भी एक स्रोत लास्ट टाइम में अगर आप करें तो काफ़ी रहेगा। मुझसे पूछिए तो UPSC PYQ एंड प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज जो मैंने बताया था वो बेहतर रहता है। घटना चक्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सवालों की संख्या ज़्यादा है। जहाँ से भी हो इन 3 स्रोत में से लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए आप कर सकते हैं।
एनसीईआरटी पढ़ा है, नोट्स है, तो वो तो वेल एंड गुड है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री, इसके मैं टॉपिक ही बताऊंगा, इसलिए इसको नीचे के लिए रखते हैं। साइंस, इसके मैं सारे टॉपिक ही बताऊंगा अभी मैं आपको, जैसे बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। करंट अफेयर के 30 से 40 सवाल होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ 30 से 40, तो 30 सवाल तो उनके डायरेक्ट रहते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, योजनाएं, मैपिंग वगैरह से। बाकी 10 सवाल जैसे पॉलिटी में चर्चा में है, मान लीजिए कॉलेजियम व्यवस्था, तो उसको आप पॉलिटी में मानेंगे कि करंट में मानेंगे, है ना। मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक ऐसा है जो इकोनॉमिक्स का भी है और करंट का भी है, वो चर्चा में है। जैसे मनरेगा योजना, अभी तो बीबी राम जी है, लेकिन मनरेगा योजना के बारे में अगर पूछेगा तो हम उसे स्टैटिक मानेंगे कि करंट मानेंगे। तो करंट में चर्चा में था, इसलिए पीछे का हिस्सा पूछ लिया गया। तो इस टोटल को मिला करके 40 सवाल करीब में रहते हैं। जो सबसे लास्ट में आपको जिस पर जोर देना चाहिए, सबसे लास्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ 15 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई वाले सेक्शन में। लास्ट के 10 दिन में हमेशा ही करंट अफेयर में जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो तो सही है ही, लास्ट के 10 दिन में डेटा पर आधारित करंट अफेयर्स को ज़्यादा पढ़ा जाता है। जैसे बजट, सर्वे, एनएफएचएस, कोई वैश्विक रिपोर्ट आया है, जैसे असमानता रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट आया है, आईएमएफ की कोई रिपोर्ट है, पर्यावरण से जुड़े हुए कोई रिपोर्ट है, भारत सरकार का कोई रिपोर्ट है। तो ये सब जो बाद के डेटा होते हैं, ये आपको सबसे लास्ट के 10 दिन रखिए, ठीक है। जिसमें योजनाएं पढ़िए, कौन कौन सी चीज़ें, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं, स्कीम, ठीक है। रिपोर्ट्स जो बहुत सारे बताए मैंने, नीति आयोग के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, एक वीडियो आएगा इस पर ना, जिसमें सारे वीडियो हम लोग रिपोर्ट से जुड़े हुए करंट अफेयर करेंगे। सारे रिपोर्ट्स हो गए, उसके अलावा बजट सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये सबसे लास्ट के 10 दिनों के लिए रखना है, 15 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक के हिस्से में। जो प्रीलिम पास करते हैं उनकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेटा जब आप पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी भूलते हैं। तो लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन में आया तो वहाँ पर थोड़ी सी आसानी आपको होती है। और बीपीएससी तो डेटा पूछने के लिए मशहूर हो गया भाई। बाकी जो करंट है, जो एमसीक्यू आपने किया है, जो टेस्ट में आपने करंट लगाया है, जिस सोर्स से पढ़ा है, जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, आज तो सोर्स बताने का समय है नहीं, मेरे न्यूज़पेपर वाले वीडियो से पढ़ा हो, एमसीक्यू से पढ़ा हो, किसी और मैगजीन से पढ़ा हो, उसको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, जैसे भी हो उसको पढ़ना है। अगर आपने 2 बार पहले पढ़ा है तो तीसरी बार पढ़ने जाएंगे तो तीसरी बार या चौथी बार पढ़ने में कम समय लगेगा, इसलिए उसको पढ़ना है। जब मैं कह रहा हूँ पढ़ना है, तात्पर्य जैसे जनवरी माह का मैगजीन है तो उसमें कोई टॉपिक आपने पढ़ा था तो उसको बैठ करके रीडिंग मारिए, क्योंकि रिवीजन में कम समय लगेगा। तो ये पढ़ना तो है ही। डेली 2 से ढाई घंटे 3 घंटे करंट अफेयर के लिए अलग से निकाल करके रख लीजिए कि मुझे पढ़ना है इसको लाइन बाय लाइन, क्योंकि करंट अफेयर में जितना बेहतर तरीके से पढ़ के जाएंगे उतना ही आपको स्टैटिक में भी मदद मिलेगा, करंट में तो मदद मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल करंट के लिए क्या करना है, कोई भी एसपीडी मैगजीन, दृष्टि के वेबसाइट से, एडुटेरिया, कोई भी जो लास्ट टाइम बिहार स्पेशल की एक मैगजीन आई है उसमें से खेल के हिस्से को कवर करना, मैं बताऊंगा अभी नीचे चलिए उसी पर चलेंगे। उसके बाद आते भूगोल पर, ठीक है। भूगोल और पॉलिटी से मिलकर के 30 सवाल आते हैं। तो इन 4 हिस्से से मिलकर कितने सवाल आए बंधुओं, तो 120 के करीब में क्वेश्चंस आए। क्या ये 120 हमें करने होते हैं? नहीं, हर सब्जेक्ट में कुछ आसान होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ बहुत ही कठिन सवाल होंगे। तो भूगोल और पॉलिटी के मैं टॉपिक ही आपको नीचे बताऊंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक हिस्सा है बिहार स्पेशल, जो मुझसे पूछिए बोनस वाला हिस्सा है क्या? हाँ, इसके कुछ सवाल तो ऐसे ज़रूर ही आते हैं जो आसान स्तर के होते हैं, बोनस जैसे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी ने बिहार स्पेशल में रिसर्च करना टाइप का शुरू किया है। ढूंढ के ऐसे फैक्ट लाते जो बिहार के भी लोगों को नहीं पता होता कि ये हमारे बिहार की बातें हैं। तो इस प्रकार के बिहार स्पेशल भी आते, तो वो तो छूना है नहीं। हमेशा उस प्रकार के सवाल को स्किप कीजिए जिसमें कुछ भी नहीं पता, उसमें तुक्का कभी नहीं मारते हैं। तुक्का भी उसी में मारते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पता हो। जिसमें कुछ नहीं आता, वन लाइनर प्रकार का सवाल है, पूछ लिया कि गांधी जी ने चंपारण की धरती पर पहले बायां पैर रखा कि दायां पैर, तो हमें नहीं पता कि बायां पैर रखा, दायां पैर रखा कि पहले लाठी रखी, तो उसको स्किप कर देना होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा हमेशा ही
जो नहीं आ रहा है बिल्कुल ही और कठोर फैक्ट है तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में क्या क्या करना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री विथ नेम, नेम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्व है यहाँ पर। भाई क्या है नेम का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में फलाने जगह से कौन चर्चित थे, जैसे भागवत झा आज़ाद हैं, भागवत झा आज़ाद थे, कीर्ति आज़ाद के पिताजी, तो वो कहाँ पर सक्रिय थे, नाम दे देगा क्या पता, है ना। मुंगेर में ट्रेन को लूटा गया था कि पटना में लूटा गया था कि दरभंगा में लूटा गया, ट्रेन के इंजन पर कब्जा कर लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने। तो स्पेसिफिक डेट एंड स्पेसिफिक जगह के हिसाब से जो नेताओं के नाम है, यही तो बिहार स्पेशल है। इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, कुछ किताबें भी पूछी जाती है। जैसे कांग्रेस से रिलेटेड कुछ किताब है, जो अचीवर ग्रुप में उनको पता होगा कि कितने कठोर फैक्ट हमने इस संबंध में प्रैक्टिस किए हैं, तो उन किताबों के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो थोड़े बहुत सवाल होते हैं टॉपिक, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री से कवर करते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा। बिहार स्पेशल को महिलाओं के नाम सहित, आंदोलन के नाम सहित, आंदोलन का जगह, नेम सहित, डेट सहित पढ़ना होता है। कैसे करें इसको, तो इसमें PYQ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। PYQ अगर आप कर लेते हैं तो 80% बिहार स्पेशल का हिस्सा आपका कवर हो जाता है। BPSC PYQ बिहार स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो बिहार स्पेशल पढ़ना होता है वो एक ही चीज़ है, उसके अलावा वो है ज्योग्राफी, क्योंकि बिहार के स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से ही केवल सवाल आते हैं, इसके अलावा सवाल नहीं आते। 1-2 सवाल आते होंगे तो आते होंगे, लास्ट टाइम उसके लिए हमें नहीं भागना है। भूगोल में मिट्टी पढ़िए, मैदान, नदी, पर्यावरण। पर्यावरण का तात्पर्य है टाइगर रिजर्व, झील, झरने, डैम, पक्षी अभयारण्य, तो उसके अलावा रामसर साइट, ये सब जो घोषित किए जाते हैं ना, ये सब करंट अफेयर के टॉपिक भी होते हैं और 1 घंटे का ये सब टॉपिक है, ये आपको पढ़ना होता है। कृषि एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जो बिहार इकोनॉमी में भी आता है, बिहार ज्योग्राफी में भी आता है, और सवाल से यहाँ गारंटी होती है यहाँ से सवाल की 1 से 2 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बिहार के एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर होता है, किसी भी बिहार स्पेशल किताब को उठाएंगे, दृष्टि बिहार स्पेशल, क्राउन आता है, और कौन सा KBC नैनो है, कोई भी उठाएंगे तो उसमें आपको कृषि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता है। बिहार में नहरें हैं, बिहार में तालाब है, जलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है कि भाई बोरवेल से ज़्यादा होती है कि तालाब से ज़्यादा होता है कि नहर से ज़्यादा होती है सिंचाई, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उसे स्किप नहीं करना, उसको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, तो PYQ पढ़िए, और जो टेस्ट आप लगाते उसे बिहार स्पेशल कुछ सवाल आते होंगे, या PYQ अगर आपने बेहतर तरीके से किया है तो वो वेल एंड गुड है। उसके अलावा तो जो किताब आपने पढ़ा है उसे केवल रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो ये बिहार स्पेशल का हिस्सा है। ये याद रखिएगा, जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। वीडियो के नीचे ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा रहता है, अगर वो आप ओपन कर लेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ बोला हुआ छूट जाता है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं उसे। अब यहाँ से ज़रा टॉपिक को समझेंगे गुरु, उसके बाद नीचे मैं आपको समझा दूंगा। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमी में बिहार के बजट एंड सर्वे ही केवल करना है। बिहार सेंसस, बिहार स्कीम्स, बिहार सरकार की जो स्कीम आती है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर बता ही दिया हमने, बिहार प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन, सारा कुछ हमने इसमें कर लिया। कला संस्कृति में ऐसे टॉपिक जो चर्चा में रहते हैं, जैसे हाल ही में GI टैग दिया गया है तो क्यों नहीं पूछेगा उसके बारे में। बिहार की पेंटिंग है, गाना है, बिहार किसी व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है, विभूषण मिला है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसे आपको करना होता है। नदियाँ, मिट्टी, कृषि उद्योग, वाइल्ड लाइफ, GI टैग या पर्सनैलिटी अगर कोई चर्चा में है विशेष रूप से तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसे हमेशा स्किप किया कीजिए, रेलेवेंट नहीं होता है उतना। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिएगा इस हिस्से को, क्योंकि इस हिस्से से सवाल की गारंटी होती है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। किसान आंदोलन जब हम कह रहे हैं तो किसान आंदोलन जितने हुए ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो सारे ही कहाँ मिलते हैं, स्पेक्ट्रम में चैप्टर ही है किसान आंदोलन, उसमें सारे ही मिल जाते हैं आपको। जनजातीय आंदोलन तो स्पेक्ट्रम में चैप्टर ही है जनजातीय आंदोलन, वहाँ पर सारे आपको मिल जाएंगे शुरू से अंत तक के। प्रेस एक्ट है, बहुत सारे, प्रेस सुधार नाम से एक चैप्टर है, उसमें सारे ही मिल जाते हैं आपको। शिक्षा और समाज सुधार, तो शिक्षा सुधार के लिए 5 आयोग है, 4 से 5, और फिर वर्धा शिक्षा योजना है, ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, इसको बस पढ़ना है। वर्नाकुलर से लेकर के, रैले से लेकर के
जो सारे आयोग हैं, हार्टोग कमीशन से लेकर के वर्धा योजना तक, ये क्या है, एजुकेशन जुड़े हुए योजनाएं हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्या बोला मैंने, रिकमेंडेशन अगर ध्यान से देखेंगे यूनिवर्सिटी वाले को छोड़ करके, तो सब में थोड़े थोड़े से डिफरेंसेज हैं कि किसने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या बोला, सेकेंडरी के लिए क्या बोला, टर्सरी के लिए क्या बोला और हायर एजुकेशन के लिए क्या बोला है। तो ये क्या है, डिफरेंसेज से सवाल आते हैं। तो शिक्षा और समाज सुधार में क्या आ गया, दलित सुधार आंदोलन बहुत सारे हैं और महिला सुधार आंदोलन, ये दोनों आपको एक एक चैप्टर मिल जाते हैं। 5-5 पेज के चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, उसी से मैक्सिमम सवाल आपके बन जाते हैं। कांग्रेस अधिवेशन और गांधी युग, अब जहाँ से कांग्रेस की स्थापना से पहले का जो कार्यकाल शुरू होता है, राजनीतिक संस्थाएं बननी शुरू होती है और वहाँ से लेकर 1947 तक, 48 तक मान लीजिए, जब गांधी जी को गोली लगती है तब तक, ठीक है। तो उस दौरान के हिस्से से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, कौन कौन सा आंदोलन किए, गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन किए, किस आंदोलन के दौरान कौन कौन सक्रिय थे, कहाँ पर हुआ, किसने उसको कम करवाया, क्या मांगे थीं, क्या उसका प्रभाव रहा, इस प्रकार के सवाल यहाँ से आते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें महाराष्ट्र में क्रांतिकारी है, बंगाल में है ना, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र में चापेकर बंधु कौन थे, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन और कांग्रेस का आंदोलन ये दोनों साथ में चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, जब कांग्रेस का जन्म होता है उसके कुछ दिनों के बाद ही पहली क्रांतिकारी घटनाएं घटित होनी शुरू होती हैं, आपने गौर किया। और 1930-31 मास्टर सूर्यसेन, उसके बाद से क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। फिर आपको 1942 के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता वगैरह दिखता है, नहीं तो आपको फिर क्रांतिकारी घटनाएं नहीं दिखेंगी। तो ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, यहाँ से सवाल आपको पढ़ना होता है। पॉलिटी में क्या पढ़ें, पॉलिटी में कुछ ही टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, उसको आप चाहें तो बिना पढ़े रिवीजन कवर कर सकते हैं केवल MCQ से। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये दोनों एक ही जैसे हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं बस, बाकी 100% सेम है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, दोनों एक ही जैसे हैं, संविधान संशोधन के अलावा कुछ भी अलग नहीं है इनमें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मूल क्षेत्राधिकार के अलावा इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। पंचायती राज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे UPSC, वित्त आयोग, इलेक्शन कमीशन, इनके करंट अफेयर अगर चर्चा में है तो वो पूछेगा आपसे। जैसे वित्त आयोग में 16th वित्त आयोग चर्चा में है, तो क्यों नहीं पूछेगा आपसे पॉलिटी के सवाल नहीं पूछ करके 16th वित्त आयोग पूछेगा। फिर आप उसको इकॉनमी में मानोगे क्या, कि करंट अफेयर में, कि पॉलिटी में, किस में मानेंगे। तो बस आ गया है, वो तीनों का ही हिस्सा है वो, ठीक है। तो 16th फाइनेंस कमीशन जैसी जो चीज़ें हैं उसे आपको पढ़ना होता है। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी PT के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा में से एक है और सबसे आसान होता है इसको तैयार करना। फंडामेंटल राइट्स, DPSP बताने की चीज़ ही नहीं है। इमरजेंसी अमेंडमेंट और बिहार में क्या पढ़ना होता है, तो कई बार पहले के ज़माने में पूछता था, अब तो वो भी नहीं पूछता है कि बिहार के ये राज्यपाल कौन रहे थे, कब से कब तक रहे थे, ये पहले पूछी जाती, तब तो पूछता भी नहीं इस तरह की चीज़ें। तो बिहार वाला हिस्सा अगर आप छोड़ दें तो भी आप कर सकते हैं। इमरजेंसी कीजिए, संशोधन कीजिए, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, बस इतने में आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पॉलिटी में बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, साइंस के बारे में ज़रा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वही बेहतर रहेगा। साइंस बायोलॉजी में 15 सवाल आते हैं, जिसमें ये जो 3 टॉपिक हैं इससे आपके 12 से 13 सवाल आते हैं। विटामिन्स, डिजीज़, न्यूट्रिशंस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव शरीर तंत्र, अंतःस्रावी और पाचन, इसके MCQ हमने कर भी लिए। सेल एंड प्लांट बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान और पादप शारीरिकी। प्लांट बायोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स वगैरह भी आते हैं। बस बायोलॉजी ख़त्म, यहीं से आपका सारा सवाल आता है। अब अगर उसने पूछ लिया कि फोटोसिंथेसिस के चरणों के बारे में बताओ, तो नीट पेपर तो हम दे नहीं रहे गुरु। वैसे सवाल अगर नहीं आते हैं तो लास्ट टाइम में तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको बैठ करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, है ना। तो उसे स्किप ही करना सही होता है एग्जामिनेशन में। तो ये कम से कम आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होने चाहिए ताकि आप उसे वहाँ पर एलिमिनेट कर सकें। फिजिक्स में लाइट, साउंड, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स,
एंड थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के हिस्सा को पढ़ लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो होता है इसको थोड़ा सा पढ़ना होता है। बस यही, बस फिजिक्स के टॉपिक इतने ही हैं। इसके MCQ करवा चुका हूँ मैं। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। एसिड बेस सॉल्ट जो है और मेटल, नॉन मेटल और एलॉय, MCQ यूट्यूब पर ही करवाए हैं। साइंस 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गुरु, वहीं पर सारे करवाए हुए आप कर सकते हो। एसिड बेस सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज़ और इनके आपस में रिएक्शन। आजकल एक और चीज़ पूछने लग गया है, वो कार्बन, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन हो, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय हो, एसिड बेस सॉल्ट हो, और उसके अलावा केमिकल बॉन्ड्स है एक चैप्टर, परमाणु के बारे में कुछ थ्योरीज़ हैं, ये सब मैं MCQ करवा चुका हूँ, वो सारे से बता रहा हूँ आपको। कम से कम ये 2 हिस्सा ज़रूर कीजिएगा केमिस्ट्री में, ठीक है, इन 2 पोर्शन को, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं, 100% आएंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन चैप्टर है, केमिकल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, पॉलीमर्स हैं। तो पॉलीमर्स MCQ करवा चुका हूँ मैं, अल्कोहल के करवा चुका हूँ, हाइड्रोकार्बन के करवा चुका हूँ, एसिड बेस सॉल्ट के करवा चुका हूँ, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय के भी हमने MCQ किए हैं। तो इसे कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। अब करंट अफेयर पर आते हैं कि लास्ट टाइम में 15 जुलाई के बाद से आपको ये करंट अफेयर का हिस्सा जो है इसे पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। मैपिंग वगैरह के तो मैं MCQ करवाऊंगा भी, इनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। जो एक बाकी है वो है योजनाएं, जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं। इससे जुड़े हुए 2 वीडियो में हम लोग सारी योजनाओं को कवर करेंगे, लेकिन खुद के स्तर से भी अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। सरकारी रिपोर्ट में नीति आयोग का कोई इंडेक्स आया हो, RBI का कोई रिपोर्ट हो, भारत सरकार का कोई रिपोर्ट हो, तो उसे पढ़ना बेहतर रहता है। इसके अलावा खेल है और पुरस्कार, ये सब के सब अंत के 15 दिनों के हैं, अंत के 10 दिनों के 15 जुलाई के बाद से हैं। ये जो लास्ट के 10 दिन होते हैं उसमें आपको इस हिस्से पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेल, पुरस्कार, मैपिंग, योजनाएं, विश्व के प्रमुख रिपोर्ट वगैरह जो आते हैं, असमानता रिपोर्ट या अलग अलग रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट कुछ कुछ आते हैं, बजट सर्वे और NFHS। बजट सर्वे जब मैं कह रहा हूँ तो सेंटर एंड स्टेट दोनों का है ये, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। बिहार के लिए करंट जो पढ़ें उसमें क्या सारा पढ़ें? नहीं, कभी भी इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा पढ़ के जाते, आता कुछ नहीं है। खेल से, कृषि से और योजनाओं से, इन 3 जगहों से सवाल पूछा जाता है। जब मैं मैप कह रहा हूँ तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग कहाँ मिले थे। उसका तात्पर्य है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति कहाँ मिले थे हाल ही में। उसका तात्पर्य है कि रूस और यूक्रेन को लेकर के बैठक कहाँ पर हुई थी। उसका तात्पर्य है कि भाई पाकिस्तान में बैठक हुई थी ईरान को लेकर के, कि कतर में हुआ था कि सऊदी अरब में हुआ था। तो इस प्रकार के टॉपिक, हाल ही में इस तिथि को BPSC पूछता है, हाल ही में इस तिथि को, इससे संबंधित ये बैठक कहाँ पर संपन्न हुई, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा उसे मैं कह रहा हूँ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री स्लोवाकिया गए, तो स्लोवाकिया की मैपिंग क्या है, कौन कौन से देश से सीमा लगती है, उसका कैपिटल क्या है। भारत के प्रधानमंत्री जी भूटान गए, तो भूटान कहाँ पर है, मैपिंग उसकी क्या है, किस किस से सीमा लगती है। ये चीज़ें मैं आपको कह रहा था मैपिंग के बारे में। लास्ट के 10 दिनों में जो पढ़ना है वो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी का जो एक हिस्सा है, भूगोल का हिस्सा जो है, कहाँ गया भूगोल का हिस्सा यहाँ पर, हाँ नहीं है यहाँ पर। भूगोल का जो हिस्सा है बंधुओं, उसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा कि उसमें क्या आता है। इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा जो है वो तो आप पढ़ते ही हैं। विश्व ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ना होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व के प्रमुख पर्वत, विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, विश्व के प्रमुख खनिज के क्षेत्र, और खनिज जब आता है तो इसके साथ उद्योग भी आ जाएगा, ठीक है। झील, पर्वत, नदियाँ, खनिज, उद्योग, और चर्चा में रहे पोर्ट्स। आजकल चर्चा में है बहुत सारे पोर्ट्स। बस ये हिस्सा अगर आप करके जाते हैं तो विश्व भूगोल में आपका 100% सवाल इसी से आता है, इससे बाहर से नहीं पूछा जाता है। बाकी तो मैपिंग में करंट में हम लोग करते हैं
जो कोर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसी से आएगा, इसके बाहर के सवाल नहीं आते हैं। झील, पर्वत, नदियाँ, खनिज उद्योग, चर्चा में रहे पोर्ट्स इत्यादि, या चर्चा में रहे कोई नदी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट का जगह है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, जैसे सेंगजेन जोन मान लीजिए चर्चा में है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, करंट होगा। इस प्रकार के क्षेत्र जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर अगर आप डिटेल में करते हैं तो ये हिस्सा आपका तैयार हो जाता है। फिर भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो झील, पर्वत, नदियाँ, खनिज उद्योग, ये घटना चक्र से या यूपीएससी PYQ से या दृष्टि IAS प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ की जो बुक आती है उससे आप कर सकते हैं। जो मैंने बुक बोला है दृष्टि IAS प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ जो है, ये कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट का ज़रूर ही लगाएं। बाकी का लगाएं न लगाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। इन 2 से 3 से सब्जेक्ट का ज़रूर ही लगाएं। मैंने किताब बहुत पहले बता दिया था, 3-4 महीने पहले बताया था मैंने। फिर भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, अगर ख़रीदना हो तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो सबसे लास्ट का ही होगा, टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज लगाया है उसका 2 बार रिवीजन करना होता है। ठीक है, PYQ जहाँ से भी आपने प्रैक्टिस किया है उसको केवल बैठ कर के रिवाइज कीजिए। MCQ जहाँ से भी आपने लगाया है उसको केवल रिवाइज करना है बैठ कर के। लास्ट के 1 महीने में कोशिश कीजिएगा कि करंट अफेयर के कुछ फैक्ट्स के अलावा कुछ भी नया ना पढ़ें। लास्ट के 15 दिनों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ें, अभी तो पढ़ भी लीजिए, अभी तो समय है। लास्ट के 15 दिन में बिल्कुल भी ना पढ़ें कुछ भी नया। टेस्ट सीरीज जो आपने किया था, भले उसमें आपके 20 नंबर ही क्यों ना आए हों तो भी आपका PT हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको बेहतर तरीके से रिवाइज करके जाएं। एलिमिनेशन सीखें, समय मैनेज करना सीखें, कौन से सवाल को छोड़ना है, कौन से सवाल को करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि एलिमिनेट कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। केवल, लगातार जैसे शब्द अगर लगे हुए हैं तो ऑप्शन गलत होता है। इस तरह की चीज़ों पर विशेष आपको कमांड करना पड़ेगा। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। मकसद था आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देना, एक दिखा देना कि लास्ट में किसे पढ़ें आप। ठीक है, बाकी मेरे पास कंटेंट ढेर सारा, अभी बायो बनाना है, करंट बनाना है, तो इसीलिए बीच में बना दिया ताकि आप भटके ना कहीं भी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।